तिजारती खसारा बढ़ रहा है, इसलिए करंट अकाउंट खसारा फिर से सर उठा रहा है। रुपया दबाव में है, डॉलर के मुकाबले में मुसलसल उसकी कीमत में कमी देखी गई और इस वक्त तक करंट अकाउंट खसारे को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से आने वाली रेमिटेंसेस यानी तरसीलाते ज़र का सहारा है। गुज़िश्ता सालों में पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह ना ही बरामदात में इजाफा हुआ है और ना ही भारत की तरह बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी में तो जहां कोरोना के बावजूद भारत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, वह पाकिस्तान में कमी देखी गई। इसलिए मईशत के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी दोनों में इजाफा हो, वरना पाकिस्तान पर कर्जे में इजाफा होता जाएगा, जो इस वक्त हुकूमत के 3 सालों में बेपनाह हो चुका है। और 3 सालों में कर्ज 24,000 अरब रुपए से बढ़कर 38,000 अरब रुपए की सतह को तजावुज कर गया है। यानी जितना कर्ज में इजाफा गुज़िश्ता हुकूमत ने 5 साल में किया, जो कि 10,000 अरब रुपए था, उससे कहीं ज्यादा यानी 14,000 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा इस हुकूमत के 3 सालों में हो चुका है। आपके सामने दिलचस्प मवाज़ना रखते हैं। गुज़िश्ता 14 सालों में किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में आने वाली तरसीलाते ज़र और दोनों ममालिक से की जाने वाली बरामदात के तनासुब में इजाफा हुआ है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने गुज़िश्ता दिनों ये दोनों मवाज़ने किए, जो दिलचस्प सूरत हाल पेश करते हैं। 2008 में बांग्लादेश में आने वाली तरसीलाते ज़र पाकिस्तान से ज़्यादा थीं। बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र तकरीबन 8 अरब डॉलर्स, जबकि पाकिस्तान में आने वाली तरसीलाते ज़र 1.5 अरब डॉलर्स कम यानी 6.5 अरब डॉलर्स थी। पाकिस्तान में आने वाली तरसीलाते ज़र बांग्लादेश से कम थी, मगर पाकिस्तान की बरामदात बांग्लादेश से ज़्यादा थी। मगर फिर क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र का 81% थी 2008 में। फिर 2008 से 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के 5 सालों में बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलाते ज़र दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। 6.5 अरब डॉलर से 120% इजाफे के साथ बढ़कर तकरीबन 14 अरब डॉलर्स हो गई, जबकि इन 5 सालों में बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र में पाकिस्तान के मुकाबले में तेज़ी से इजाफा हुआ और वो 8 अरब डॉलर से 80% इजाफे के साथ 14.5 अरब डॉलर्स हो गई। यही पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र जो 2008 में बांग्लादेश का 81% थी, वो 2013 में तकरीबन बांग्लादेश के बराबर आ गई और 96% हो गई। फिर नून लीग की हुकूमत आई तो उन 5 सालों में पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र में बांग्लादेश के मुकाबले में और तेज़ी से इजाफा हुआ और तरसीलाते ज़र 2013 की 14 अरब डॉलर्स की सतह से 40% से ज़ायद इजाफे के साथ 2018 में तकरीबन 20 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जबकि बांग्लादेश में आने वाली तरसीलाते ज़र 2013 की 14.5 अरब डॉलर्स की सतह से सिर्फ 15 अरब डॉलर्स तक ही पहुंची। यानी 5 साल में बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र उसी सतह पर रहीं, उनमें इजाफा नहीं हुआ। इसलिए 5 साल में पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र में बांग्लादेश के मुकाबले में 96% से बढ़कर 133% हो गई। यानी पाकिस्तान में रेमिटेंसेस, आने वाली रेमिटेंसेस बांग्लादेश से ज़्यादा हो गई। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में पाकिस्तान में आने वाली तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंसेस में भरपूर इजाफा हुआ और वो 50% बढ़कर 20 अरब डॉलर से 29.5 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जबकि बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र में पाकिस्तान से भी ज़्यादा इजाफा हुआ और वो 3 साल में 15 अरब डॉलर से 70% इजाफे के साथ 24.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई और पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र का तनासुब 133% से कम होकर 3 साल में 119% हो गया। इस तरसीलाते ज़र में बेपनाह इजाफे की बड़ी वजह कोरोना आने के बाद सफरी पाबंदियां होने की वजह से हुंडी हवाले का ना होना और उसकी वजह से ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से तरसीलाते ज़र का भेजना भी है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र में तो 50% इजाफा हुआ, बांग्लादेश की तरसीलाते ज़र में उससे भी ज़्यादा 70% का इजाफा हुआ, मगर गुज़िश्ता 3 वर्षों में भारत की तरसीलाते ज़र में उस तरह इजाफा नहीं देखा गया, जिसकी वजह भारत में कोरोना से पहले ही हुंडी और हवाले पर क्रैकडाउन और ऑफिशियल चैनल से तरसीलाते ज़र को यकीनी बनाना था। इसलिए सवाल अपनी जगह बरकरार है कि कोरोना के बाद जब सफ़र शुरू होगा तो कहीं एक बार फिर से लोग हुंडी हवाले की तरफ तो नहीं चले जाएंगे और इसकी वजह से करंट अकाउंट पर एक दफ़ा दोबारा दबाव तो नहीं आ जाएगा। जब ये सवाल हमने गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रखा था तो उन्होंने एतमाद का इजहार किया था कि अब लोग सफ़र खुलने के बाद भी बैंकिंग चैनल से ही पैसे भेजेंगे। वैसे एक तो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ और ज़ाहिर स्टेट बैंक ने बड़े इक़दाम किए कि ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए ही तरसीलाते ज़र आएँ, रेमिटेंसेस आएँ। क्या जब सफ़र दोबारा खुलता है कोरोना के बाद तो रेमिटेंसेस में ये जो इजाफा हुआ है ये अपने लेवल पर बरकरार रहेगा? आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि लोग वापस हुंडी हवाले की तरफ चले जाएंगे? क्या आपके सवाल से रीडिंग है? कोविड की वजह से ये हुआ है कि काफी सारे लोगों ने हुंडी हवाला का सिस्टम छोड़ के आप दूसरे रास्ते हैं वो अपनाए हैं और एक दफा जब आप एक रास्ते पे आ जाएं तो स्टेटस को बायस होता है, आप उसी पे चलते रहते हैं। तो एक तो ये बड़ी एक अहम बात है जिसकी वजह से हम कुछ ऑप्टिमिस्टिक हैं कि रेमिटेंसेस ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आएंगी। एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। इसमें हम इंसेंटिव देते हैं उन लोगों को जो हमारे वर्कर से पैसे जमा करके ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजते हैं।
इन इंसेंटिव्स को हमने इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने बढ़ाया और उसका अभी पे बैक आ रहा है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमने लॉन्च किए थे, जिन्होंने पहली दफा ये मुमकिन किया है कि डिजिटली ऑन बोर्ड हम कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जिस रफ्तार से ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पैसा आ रहा है वो तकरीबन अब पहुंच गया है $362 मिलियन का। जो डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इन सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि फॉर्मल और ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू पेमेंट्स और रिसीट्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए। स्टेट बैंक ने काफ़ी मस्बत इकदाम किए हैं, जिसकी वजह से गवर्नर स्टेट बैंक पूरे एतमाद हैं कि कोरोना के बाद जब सफ़र खुलेगा उसके बाद भी लोग हुंडी हवाले की तरफ नहीं जाएंगे, ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से ही पैसे भेजेंगे। और पाकिस्तान को इस वक्त तरसीलात ज़र सहारा दे रही हैं, मगर बैरूनी सरमायाकारी में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी वजह से करंट अकाउंट में सहारा नहीं मिल रहा है। हालांकि जनूबी एशिया में 2020 में बैरूनी सरमायाकारी 20% इजाफे के साथ $71 अरब रही। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे ज़्यादा किरदार भारत का रहा, जहां $64 अरब की सरमायाकारी हुई। हालांकि कोरोना के दौरान भारत की मईशत मुसलसल दबाव में रही, मगर बैरूनी सरमायाकारी में फिर भी इजाफा होता रहा, जिससे भारत के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $620 अरब की सतह से भी ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बैरूनी कर्ज लेकर $27 अरब हैं, जबकि भारत के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बैरूनी सरमायाकारी के बड़े किरदार की वजह से $620 अरब से ऊपर हैं, जिसमें कोरोना के दौरान $102 अरब बैरूनी सरमायाकारी से आए हैं। भारत की स्टॉक मार्केट में भी बैरूनी सरमायाकारी की वजह से इंडेक्स 56,000 की सतह पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज से बैरूनी सरमायाकारी का इनखिला ही देखा गया है, यानी बाहर गई है। पाकिस्तान के टोटल ज़रिए मुबादला के $27 अरब के ज़खायर के मुकाबले में बांग्लादेश भी हमसे आगे है। बांग्लादेश के $45 अरब के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं और उसमें बड़ा किरदार उनकी बरामदात का है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस तरक्की पजीर ममालिक में की जाने वाली $662 अरब की सरमायाकारी में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। वियतनाम ने $15.8 अरब की सरमायाकारी अट्रैक्ट की, इंडोनेशिया में $18.6 अरब की सरमायाकारी हुई, चीन में $149.3 अरब की सरमायाकारी हुई। यहाँ तक कि कोरोना के दौरान $2.6 अरब की सरमायाकारी के साथ बांग्लादेश भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया और पाकिस्तान में मुश्किल से $2 अरब के आसपास की सरमायाकारी हुई। बैरूनी सरमायाकारी का हजम पाकिस्तान में कम हो रहा है, यानी कि नई सरमायाकारी कम हो रही है और हजम भी कम हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारी का मुल्क में टोटल हजम 5 साल में $41.9 अरब से कम होकर 2020 में $35.6 अरब पर आ गया है, जबकि भारत का बैरूनी सरमायाकारी का हजम $318 अरब से बढ़कर $480 अरब पर पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों में पाकिस्तान से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का $2 अरब का इनखिला देखा गया है। इसके अलावा इटली की बड़ी एनर्जी कंपनी ENI गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी बेच कर जा चुकी है। इस हुकूमत में लगाए गए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सरबराह बदले गए हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आती है? शौकत तरीन साहब से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग ठीक नहीं की। 11 माह में 28% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही है, मगर आउटफ्लो ही देखा गया है एक लंबे अरसे से। कोविड के दौरान भी मईशत मनफी होने के बावजूद भारत में $100 अरब से ज़्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए, तकरीबन $600 अरब के करीब। पाकिस्तान में अब तो बिजली भी है, दहशतगर्दी भी नहीं है, क्यों उस हिसाब से FDI नहीं आ रहा है? बेटर मार्केटिंग, हमारी मार्केटिंग ही ठीक नहीं है। हमारा FDI है, हमारे पास इस वक्त तो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो हमारा चाइना है कि हम लोग, उन्होंने हमें पैसे दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। अब हमारा काम है उनके पास जाके बैठ जाना। उनकी जो कंपनियां रीलोकेट हो रही हैं, वियतनाम में हो रही हैं, म्यांमार में हो रही हैं, कंबोडिया में हो रही हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सनसेट इंडस्ट्री को रीलोकेट कर रहे हैं और उसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, इस किस्म की कंपनीज हैं जो कि हमारे पास तो उसकी नो हाउ है, तो हम क्यों नहीं उनको इधर लेके आते? तो हमारी जो BOI की मार्केटिंग है वो एक किस्म से उसने बिलो एवरेज काम किया है, तो इसको रिवैम्प किया जाएगा। और CPAC जो है उसकी रिवैम्प करने की ये ज़रूरत है कि मार्केटिंग के लोग भी चलाएं। कोरियंस हैं, बाकी हैं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन कोई पैकेज तो बनाए ना। हम पाकिस्तान को एक डिज़ायरेबल इन्वेस्टमेंट हमें हब बनाना चाहिए। इसी हुकूमत में लगाए गए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह हारून शरीफ साहब के आगे जब हमने ये मामला रखा तो उन्होंने भी पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हो रही है या फिर कंपनीज जा रही हैं उस पर तशवीश का भी इज़हार किया। और क्या वजह बताइए ज़रा देखिए। पाकिस्तान में क्या वजह है
कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आप तो खुद जब हुकूमत में आया बड़े पॉजिटिव थे कि बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर आप भी छोड़ गए। क्या वजह है? शौकत तरीन साहब कह रहे हैं जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप थे वो मार्केटिंग ठीक नहीं करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। एक तो ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि पाकिस्तान के जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने मॉडर्न लाइंस के ऊपर प्रोफेशनल्स के थ्रू, जो शौकत तरीन साहब जिसको मार्केटिंग कह रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं हम कर पाते हैं, इंटरेस्ट को ले आते हैं। आप देखिए जितने हमारे बाहर की एफडीआई आई है, या तो वो प्रोजेक्ट लिटिगेशन में चले गए हैं या वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पॉलिसी की तब्दीली, इनकंसिस्टेंसी की वजह से ख़राब हो गए। तो ज़्यादा हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो इस वजह से बढ़ा है कि हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाते, पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर पाते। और मैं ये भी कहूँगा कि हम लोगों को भी इतनी तवातर से चेंज करते हैं, जो इन्वेस्टर है उसका रिलेशनशिप बनता है एक या दो लोगों से, अगर वो बदल जाए तो वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए हिचकिचाता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं हमें उनको फैसिलिटेट करना है। अगर वो अच्छा लफ्ज़ बोलेंगे हमारे लिए तो बाकी लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जा रहा है ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। हमें इसको बिल्कुल क्लियरली एनालाइज करना चाहिए कि हम उनके मसाइल क्यों नहीं हल कर पाए, क्योंकि आपका बेस्ट एम्बेसडर वही है। जब एक एम्बेसडर, जैसे आपने ANI की मिसाल दी कि अपने स्टेक्स बेचकर निकलता है, तो उसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा होता है कि ज़रूर कोई वजह होगी, इतनी अच्छी मार्केट से वो निकल गया। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का स्टेक्स बढ़ाएं और मुख्तलिफ ममालिक के बढ़ाएं। उसके लिए हमें कुछ इदारा जाती स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करनी है, वरना आप इसी स्ट्रक्चर में किसी को भी बिठा देंगे तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 3 सरबराह बदल चुकी है, मगर बैरूनी सरमायाकारी गिरती चली गई है। ये था तरसीलात ज़र और बैरूनी सरमायाकारी का मवाजना। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरामदात और दीगर मुआशी इशारियों का भी मवाजना अगर करें तो पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आती है। बांग्लादेश फीकस आमदनी में पाकिस्तान और भारत दोनों से आगे निकल गया है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज़्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा अमीर हो गया है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% का इजाफा हुआ है और वो $2,227 पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 वर्षों में कमी ही आई है और गुज़िश्ता माली साल में इजाफे के बावजूद $1,543 पर पहुंची है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये बात समझना होगी कि वो बांग्लादेश से फीकस आमदनी के मुकाबले में गरीब है, क्योंकि बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,272 है। इसके मुकाबले में भारत की फीकस आमदनी इस साल $1,947 रह गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई थी। पाकिस्तान का GDP -0.5 तक गया, भारत की मईशत 7.3% तक सुकड़ गई। अगले साल IMF बांग्लादेश की मईशत में 5% और फिर 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले साल के लिए सिर्फ 4.8% का टारगेट दे रही है। यानी इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फ़र्क और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश और आगे निकल जाएगा। जबकि भारत के लिए IMF ने अगले साल के लिए 12% और मूडीज़ ने 9.3% का GDP तरक्की का टारगेट दिया है। मगर तज्ज़ियाकारों की ये भी राय है कि कोरोना की गुज़िश्ता लहर के बाद ये मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत की मरकज़ी हुकूमत ने तो लॉकडाउन नहीं किया था, मगर मुख्तलिफ रियासतों ने सख्तियाँ की थी, जिसकी वजह से भारतीय मईशत की इतनी तेज़ी से रिकवरी मुश्किल नज़र आ रही है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सतूनों पर खड़ी है और वो सतून हैं बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ है, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% का इजाफा हुआ है। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। उसके साथ साथ एक अहम वजह ख़वातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा है, जो GDP का 30 से 40% के दरमियान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज 80% से ज़्यादा है। उसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे हैं। अब बात करेंगे बरामदात की, और ये बहुत अहम मवाजना है, क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, बल्कि 2011 तक भी पाकिस्तान $25.3 अरब की बरामदात के साथ बांग्लादेश की $22.9 अरब की बरामदात से आगे था। यानी कि उस वक्त पाकिस्तान की तरसीलात ज़र बांग्लादेश से कम थी, बांग्लादेश का तरसीलात ज़र पर इन्हिसार ज़्यादा था, पाकिस्तान की बरामदात बांग्लादेश से ज़्यादा थी। और अब पाकिस्तान की तरसीलात ज़र रेमिटेंसेज यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से आने वाले पैसे इस वक्त बांग्लादेश से ज़्यादा हैं, मगर बांग्लादेश की बरामदात पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हैं। हम 10 साल बाद 2021 में एक बार फिर $25 अरब की बरामदात पर ही खुशियाँ मना रहे हैं, जो 10 साल पहले थी।
जबकि 40 अरब डॉलर्स को बांग्लादेश छू रहा है। हम वहीं खड़े हैं और बांग्लादेश ने अपनी बरामदात दुगनी कर दी है। इस वक्त करंट अकाउंट खसारे को सिर्फ तरसीलाते ज़र यानी रेमिटेंसेस से मदद मिली है, जिनमें 3 सालों में 19.9 अरब डॉलर से 29.3 अरब डॉलर तक तकरीबन 9.5 अरब डॉलर या 50% का इजाफा हुआ है। मगर बांग्लादेश की रेमिटेंसेस में इन 3 सालों में 70% यानी 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और वो 14.9 अरब डॉलर से 24.7 अरब डॉलर पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए अब बरामदाद में इजाफे की ज़रूरत है, मुल्क में सरमायाकारी की ज़रूरत है। बरामदाद में पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत से पीछे रह गया है, सरमायाकारी में मुल्क मालिक से पीछे रह गया है। तो बात करने के लिए हमारे साथ माहिर मईशत खुर्रमशदा साहब मौजूद है। खुर्रमशदा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप गुज़िश्ता हुकूमत के साथ भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हिस्सा रहे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हिस्सा रहे, इस हुकूमत के साथ भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हिस्सा हैं। रोड शोज आपकी तरफ से किए गए एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आए, बैरून मुल्क जाके आपने रोड शोज किए। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश ने बरामदात के जरिए अपने रिजर्व्स 45 अरब डॉलर कर लिए। भारत में कोरोना के दौरान भी इतनी सरमायाकारी आ रही है कि बैरूनी सरमायाकारी की वजह से उनके रिजर्व 625 अरब डॉलर हो गए। पाकिस्तान ने कर्ज ले लेके 27 अरब डॉलर किए क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी कम हुई है। तो मैं बरामदात पे बाद में बात करूंगा आपका, क्योंकि एक्सपीरियंस है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ। हारून शरीफ साहब हमारे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा ये जी बार बार हेड बदलते रहते हैं और ये सही तरीके से पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है। शौकत तरीन साहब हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसने मार्केटिंग पाकिस्तान की सही तरीके से नहीं ठीक की। आपका जो तजर्बा है उसकी बुनियाद पर बताइए, हम मार्केटिंग ठीक नहीं करते या फिर हमारे पास सही स्टोरी नहीं है जिसको हम फॉरेन इन्वेस्टर के सामने जाके सेल कर सकें, या फिर हमारी मिसमैनेजमेंट है कि हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराही बदलते रहते हैं, सही पॉलिसी सामने नहीं लेके आते। देखिए, एक पॉइंट तो ये बड़ा सही कहा था जो आपने हारून शरीफ साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैं भी उनके साथ हम जरा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हमारा एक वक्त गया था कतर रिसेंटली। वहाँ हमने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और जो सॉवरेन फंड्स होते हैं बड़े, उनको हमने ट्रैक करने की कोशिश की थी। वो आए भी थे। हमारे ये बड़ा इशू है कि हम क्लोज नहीं करते ट्रांजैक्शन, हम स्ट्रक्चर नहीं करते। हम अपने आप को डेडिकेटेड एक प्राइवेट एंटिटी की तरह जो है गवर्नमेंट को रन करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी ऐसा इदारा जो कि इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो लिंक करता हो। हमें जो है ना एग्जीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप फ्रंट पे लाएं और वो नेचुरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जिसपे वो हार्डकोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक माइंडसेट जो होता है कि स्टोरी क्रिएट करना है, स्टोरी को जाके सेल करना और फिर ट्रांजैक्शन को क्लोज भी करना। हमारे से फॉलो अप जो है बहुत लूज होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम उनको किस तरह से अप्रोच किया जाता है, क्या प्रोडक्ट पेश किया जाता है, किस तरह से पैकेज किया जाता है। फिर सबसे बड़ी बात शाहजेब ये कि जब आपके साथ फॉरेन इन्वेस्टर कमिट कर लेता है कि ठीक है मैं आपके इस एरिया में आके इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं फ्रॉम टैक्सेस टू डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड एवरीथिंग, हर कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमन ड्रिवन है। हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें होती नहीं। यहाँ पे आज भी जो है बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत दिन लगते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज और इवन रीजनल कंट्रीज जहाँ एक दिन 2 दिन में आपकी कंपनियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो कैपिटल फ्लो के लिए आपका रिजीम को आसान करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिजीम को आसान नहीं करेंगे, लोगों को कनेक्ट नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ कि लोगों को कंसिस्टेंट बेसिस पर रख के उन पर रिलाई करके ट्रस्ट करके एम्पावर करें, उनको डिसीजन लेने दें, फिर आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो रियलाइज होना शुरू होंगे। कोई मुश्किल नहीं है हमारे यहाँ FDI अट्रैक्ट करना। लोकल इन्वेस्टर्स को हम कर रहे हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टर उन पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आएगा नेचुरली। जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहेगा कि जी लोकल इन्वेस्टमेंट खुद इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वाई नॉट हम करें। तो मेरे ख्याल में हमें डॉट्स को कनेक्ट करने की जरूरत है, साथ में बताएगा कि की जरूरत है। मैं एक्सपोर्ट पे भी ज़ाहिर आपकी नज़र होती है मईशत पर। आपको लग रहा है फाइनली 31.2 अरब डॉलर का सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट्स का एक अग्रेसिव टारगेट हुकूमत ने रखा है। आपके ख्याल में इतनी इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल में भी हो गई है, दूसरी चीज़ों में भी हो गई है कि हम 31 अरब डॉलर को सरपास कर जाएँ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी हम बनते नजर आएँ? नहीं, देखें ये नहीं हो सकता कि अगले 2-3 सालों में हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी में होंगे। देखें शाहजेब, एक्सपोर्ट जो है एक आउटकम है, एक्सपोर्ट एक इफेक्ट है, कॉज नहीं है। कॉज हम सिर्फ करेंसी को ऊपर नीचे करके समझते हैं, एक्सपोर्ट जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जो मेन कॉज है ना वो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, वो फिजिकल साइड के इशूज़ हैं। वो हम स्ट्रेटेजिकली कोई R&D हमने किया ही नहीं है आज कि दुनिया में कितनी प्रोडक्ट्स कौन खरीद रहा है, किसका कितना शेयर है और किस तरफ दुनिया जा रही है। इंडिया कंपेटिटिव एडवांटेज कहाँ क्रिएट कर रहा है। इंडिया ने IT
की इंडस्ट्री में आज से 10-15 साल 20 साल पहले अपने आप का अपना जो है कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट किया था। चाइना ने आज टेक्नोलॉजी पे वो जो है फोर फ्रंट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक तो चाइना से आगे कोई है ही नहीं। हमें एक्सपोर्ट को जो है ये इस तनाजुर में देखना चाहिए कि प्रोडक्ट हम क्या ऑफर कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि जी करेंसी को नीचे कर दें, इंटरेस्ट रेट को नीचे कर दें, सब्सिडी दे दें और बस यूटिलिटीज में कमी कर दें, तो इससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती, सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं बढ़ सकती। मैं इंडिया का आपको एग्जांपल देता हूं लास्टली कि इंडिया ने अपना एक टारगेट रखा है 2024-25 तक का 500 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट सर्विसेज गुड्स को उठा के 1 ट्रिलियन पे लेके जाने का। और इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करूं तो 2011-12 में तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे भी कम थी और आज वो हमसे जो है वो $40 बिलियन पे पहुंचा हुआ है और हमसे $25 बिलियन पे। उनकी करेंसी भी स्टेबल रही है और हमारा करेंसी भी जो है वो डेप्रिशिएट हुई है। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ, हम फ्रंट पे बस काम करते हैं, बैक देखते नहीं कि एनर्जी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हमें कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।